हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल। माय नेम इज लामी नसीम और चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज के स्टूडियो लेक्चर को। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हमारी चल रही है, जहां पर हम लोगों ने डिटर्मिनेंट को निकालना सीख लिया, इनवर्स, ट्रांसपोज, टाइप ऑफ मैट्रिसेस, ये सारी चीजें हमारी कवर हो चुकी हैं। और आज के स्टूडियो लेक्चर की शुरुआत हम लोग रैंक ऑफ द मैट्रिक्स से करेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स की रैंक को किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। ओके, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स अगर मैं गेट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि रैंक और आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर से आपको गेट में लगातार क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो रैंक आपको सीखना कंपलसरी है, ये कंपलसरी टॉपिक है जो आपको आना चाहिए और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको हर एक पॉइंट को अच्छे से क्लियर करा पाऊं। अगर कोई मैट्रिक्स आपको गिवन है और आपको अगर उसकी रैंक निकालनी है तो सबसे पहला स्टेप आपका क्या होगा? सबसे पहला आपका स्टेप होगा कि गिवन मैट्रिक्स को आप किस में कन्वर्ट कर लो? गिवन मैट्रिक्स को आप कन्वर्ट कर लो एक्लेन फॉर्म में। ओके, अब एक्लेन फॉर्म क्या होती है? एक्लेन फॉर्म में आपको आगे बताऊंगी, पहले ये बता देती हूँ कि एक्लेन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। सपोज कर लीजिए आपके पास एक कोई मैट्रिक्स है m क्रॉस n की। ओके, मैं पूछ रही हूं कि इस मैट्रिक्स की हमें रैंक बताओ कि इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी होगी। तो आप क्या करोगे? आपका पहला स्टेप होगा कि इस मैट्रिक्स को आप किस में कन्वर्ट करोगे? एक्लेन फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। और एक्लेन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप ट्रांसफॉर्मेशन करते हो। ओके, आप ट्रांसफॉर्मेशन करते हो और यहां पर जो आप ट्रांसफॉर्मेशन करते हो वो ट्रांसफॉर्मेशन आपका होता है रो ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, सिर्फ और सिर्फ यहां पर आप रो ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकते। और रो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? एक रो को दूसरी रो से आप क्या कर सकते हो? ऐड करा सकते हो। एक रो से दूसरी रो को सब्ट्रैक्ट करा सकते हो। किसी एक रो में अगर आपको किसी स्केलर नंबर का मल्टीप्लीकेशन कराना है, मल्टीप्लीकेशन करा के एडिशन करा दीजिए, मल्टीप्लीकेशन करा के सब्ट्रैक्शन करा दिए। तो इस तरीके से आप रो ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म कर सकते हो गिवन मैट्रिक्स को एक्लेन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। ओके, अब बात करते हैं कि एक्लेन फॉर्म होती क्या है। एक्लेन फॉर्म में हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी जो गिवन मैट्रिक्स है वो एक्लेन फॉर्म में ही है? देखिए, आप क्या करोगे? रो ट्रांसफॉर्मेशन कर करके जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उसे आप जीरो में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे। और एक्लेन फॉर्म वो फॉर्म होती है कि जब आप किसी भी मैट्रिक्स में टॉप से बॉटम की तरफ बढ़ो, टॉप से बॉटम की तरफ बढ़ो तो नंबर ऑफ जीरोस आपके बढ़ने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए यहाँ पर 213 लिखा हुआ है, यहाँ पर 006 लिखा हुआ है और यहाँ पर 039 लिखा हुआ है। ओके, इस तरीके से आपकी मैट्रिक्स नहीं हो सकती। यहां से जब टॉप से बॉटम की तरफ आप बढ़ोगे तो नंबर ऑफ जीरोस बढ़ेंगे। कैसे बढ़ेंगे नंबर ऑफ जीरोस? सपोज कर लीजिए ये मैट्रिक्स आपको दी हुई है 213 096 004। ओके, ये मैट्रिक्स आपके किस में है? एक्लेन फॉर्म में है। अब यहां पर आप देख सकते हो कि कोई रो अगर आपकी जीरो रो में कन्वर्ट हो रही है तो रो ट्रांसफॉर्मेशन करके आप जीरो रो में भी उसे कन्वर्ट कर लो। और एक्लेन फॉर्म की दूसरी कंडीशन है, जितनी भी आपकी जीरो रो होंगी वो नॉन जीरो रो से क्या होंगी? बिलो होंगी। मतलब क्या है? सपोज कर लीजिए यहां पर आपने रो ट्रांसफॉर्मेशन करा और ये रो आपकी जीरो हो गई, तो ये आपका एक्लेन फॉर्म है। मगर अगर कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है 213, फिर ये वाली रो आपकी पूरी जीरो रो है, फिर यहां पर 306 लिखा हुआ है, तो ये आपकी एक्लेन फॉर्म नहीं होगी। क्योंकि एक्लेन फॉर्म सबसे पहली बात कहता है कि नंबर ऑफ जीरो जो है बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन अ रो each less than the number of such zeros in the next non zero row। या आप कह सकते हो कि एक रो से जस्ट अबव जो रो होगी उसमें नंबर ऑफ जीरोस लेस होने चाहिए। या आप कह सकते हो कि हर रो, जैसे ही आप टॉप से बॉटम की तरफ पढ़ोगे तो देयर आर नंबर ऑफ रोज। रो पहले आप फर्स्ट रो पर होगे, फिर बॉटम पे आओगे, सेकंड रो पे होगे, फिर बॉटम पे आओगे, थर्ड रो पर पहुंचोगे। इसी तरीके से अगर 4x4 की मैट्रिक्स हुई तो फोर्थ रो भी आपको मिलेगी। तो जैसे आप 1 2 3 4, जैसे आप वन रो से फोर्थ रो तक पहुंचोगे, योर नंबर ऑफ जीरोस विल बी इंक्रीज। ओके, आपके नंबर ऑफ जीरोस इंक्रीज होंगे। और दूसरी कंडीशन क्या है एक्लेन फॉर्म की? कि जो जीरो रोज है दैट मस्ट बी बिलो द नॉन जीरो रो। जितनी भी जीरो रोज होंगी उसे आप क्या करोगे? नॉन जीरो रो के नीचे पुट करोगे। ओके, विद द हेल्प ऑफ रो ट्रांसफॉर्मेशन। आप रो ट्रांसफॉर्मेशन ही कुछ इस तरीके से करोगे। आप सोचोगे कि क्या किसी रो को मैं जीरो रो में कन्वर्ट कर सकता हूं या कर सकती हूँ, तो आप उसी तरीके से आप ट्रांसफॉर्मेशन लेते चले जाओगे। जैसे कि दो लीनियर इक्वेशन को जब हम लोग सॉल्व करते हैं, एक्स वाई की कोई दो लीनियर इक्वेशन दी है, तो वहां पर हमारा माइंड खुद कहता है, देखिए सपोज कर लीजिए अगर आपको एक इक्वेशन दी है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और दूसरी दी हुई है 2x माइनस 3y कर लेते हैं सर, 2x-3y इज इक्वल टू 4। ओके, सपोज कर लीजिए आपको मैंने ये दो इक्वेशन दे दी, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, और मैं आपसे x और y की वैल्यू पूछ रही हूँ, तो आपका दिमाग खुद चलेगा कि मैं क्या करूं। यहां पर देखिए, यहां पर आपका दिमाग क्या चलेगा? यहां पर आपका दिमाग चलेगा कि यहां पर आप क्या करो, 2 का मल्टीप्लाई करा दो,
2 का मल्टीप्लाई करा के इक्वेशन नंबर 1 को अगर आपने इक्वेशन नंबर 2 से माइनस कर दिया तो 2x से 2x आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये जो कैंसिलेशन की प्रोबेबिलिटी है, ये जो कैंसिलेशन की जो एक ट्रिक है, ये आपके माइंड में खुद से डेवलप होती है कि आपको पता होता है कि कहां से हम क्या माइनस करा सकते हैं, कहां से क्या ऐड करा सकते हैं, कहां से क्या सब्ट्रैक्ट करा सकते हैं, जिससे गिवन मेंबर आपका क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो एक्लन फॉर्म में रो ट्रांसफॉर्मेशन ही कर सकते हो, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकते। जैसे कि आप सोचो कि यहां पर इसमें 2 का मल्टीप्लाई पूरी लाइन में करा दें और इस लाइन को इससे माइनस कर दें, ऐसा आप नहीं कर सकते। मगर अगर आप सोचो कि यहां पर 9 का मल्टीप्लाई करा के रो नंबर 2 को रो नंबर 1 में माइनस करके रो नंबर 2 में पुट कर दें, तो 9 माइनस 9 डेफिनेटली यहां पर एलिमेंट आप जीरो गेन कर लोगे। ओके तो इस तरीके से रो ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है। अभी मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स कराऊंगी तो आपको पता चल जाएगा कि रो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करना है। ओके ये सारी चीजों के बारे में आपको नॉलेज हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एक्लन फॉर्म आप किससे कन्वर्ट करोगे? विद द हेल्प ऑफ रो ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद ध्यान रखिएगा किसी भी मैट्रिक्स की रैंक को या तो हम लोग रो से रिप्रेजेंट करेंगे, या तो हम लोग रो से रिप्रेजेंट करेंगे, या तो हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके किसी भी मैट्रिक्स की रैंक को या तो रो से रिप्रेजेंट करेंगे या तो आर से रिप्रेजेंट करेंगे। और जो रैंक होती है किसी भी मैट्रिक्स की, जो रैंक होती है आफ्टर कन्वर्टिंग द गिवन मैट्रिक्स इनटू एक्लन फॉर्म, अब आप देखोगे कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है। ओके नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है, क्योंकि जब आप ट्रांसफॉर्मेशन करोगे तो आप कुछ रो को जीरो रो में कन्वर्ट कर दोगे। ओके अगर वो हो रही होंगी तो कुछ रो को आप जीरो रो में कन्वर्ट कर दोगे। उसके बाद आप एक्लन फॉर्म में काउंट करोगे कि अब नॉन जीरो रोज कितनी बची हैं। जितनी भी नंबर ऑफ नॉन जीरोज होंगी दैट विल बी योर रैंक ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स। ओके तो यहां पर मैंने यही लिखा है, द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज डिफाइंड बाय या डिनोटेड बाय रो ए एम क्रॉस एन और आर। ओके अब अगर आपको किसी भी मैट्रिक्स की रैंक निकालनी है तो उसको एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करिए और एक्लन फॉर्म में देखिए कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है एक्लन फॉर्म में। ओके वही आपकी क्या हो जाएगी, वही आपकी हो जाएगी रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान रखना है। इसको मैं कुछ क्वेश्चंस में अप्लाई करके दिखाती हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। ये लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन नंबर 10 है। यहाँ पर हम लोग निकालते हैं रैंक। हमें क्या निकालना है? जो ए मैट्रिक्स आपको गिवन है, ये मैट्रिक्स क्या है? 3x4 की मैट्रिक्स है, जिसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है? 3 है। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 4 है। अगर आप इस मैट्रिक्स को यहां पर ऑब्जर्व करोगे तो यहां पर अगर आप देखो रो 3 को अगर आप जीरो करने की कोशिश करो तो ये किसी भी एंगल से आपको जीरो नहीं दिख रही होगी, ना ही किसी एंगल से आप इसे जीरो कर पाओगे, क्योंकि आपने इसको इससे माइनस करा या सब्ट्रैक्ट करा तो भी ये टर्म जीरो नहीं होगा। उल्टा यहाँ पर 8 प्लस में आ जाएगा या माइनस में आ जाएगा। फिर अगर आपने सोचा कि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई करा दे, यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करा दे, तो दोनों जगह 12 हो जाएगा। फिर R3 के लिए क्या करेंगे? R3 के लिए फिर क्या करते हैं? R3 रो में R3 माइनस R4 कर देते हैं, बट करने से पहले यहां पर R3 में 4 का मल्टीप्लाई करा लेंगे, R4 में 3 का मल्टीप्लाई करा लेंगे, तो डेफिनेटली ये टर्म आप जीरो कर दोगे। ये वाला जो एलिमेंट है इसे आप जीरो कर दोगे, बट यहां पर जो जीरो है यहां पर कुछ नॉन जीरो एलिमेंट्स आपके आ जाएंगे। ओके क्योंकि यहां पर 2 7, इसमें जब आप 3 का मल्टीप्लाई कराओगे, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कराओगे और इससे माइनस करके इसको यहां पर पुट करोगे तो यहां पर जो आपको जीरो मेंबर्स दिख रहे हैं नॉन जीरो मेंबर्स हो जाएंगे, और यहां पर जो 3 है ये आपका जीरो मेंबर हो जाएगा। इसका मतलब है किसी भी हालत में यहां पर आप किसी भी रो को जीरो रो में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो इस पर्टिकुलर केस में जो रैंक होगी वो डायरेक्टली आपकी किसके बराबर हो जाएगी? 3 के बराबर हो जाएंगी। क्योंकि यहां पर अगर मैं पूछूं कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है, तो एक ये रही नॉन जीरो रो, एक ये रही नॉन जीरो रो, एक ये रही नॉन जीरो रो, टोटल कितनी हो गई? 3 हो गई। तो 3 इस गिवन मैट्रिक्स की रैंक हो जाएगी। ओके आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखाती हूँ। पहले आपको क्वेश्चन कराऊंगी, फिर इसमें और भी बहुत सारी चीजें जानने वाली है जो आपके क्वेश्चन को और आसान बनाती है। कुछ रैंक की ऐसी प्रॉपर्टीज है जिसे जब आप एक बार कर लोगे, एक बार देख लोगे, तो डेफिनेटली आपके क्वेश्चन और आसान हो जाएंगे। फिर आप कंफ्यूज नहीं होगे कि हो सकता है कि भाई कोई रो जीरो हो रही हो, मुझे नहीं दिख रहा हो, मुझे कोई ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं समझ आ रहा हो जिससे मैं नॉन जीरो रो को जीरो रो में कन्वर्ट कर पाऊं, तो वो वाली कंफ्यूजन आपकी इसमें दूर हो जाएगी। ओके देखिएगा जरा, यहां पर अगर मैं बोलूं कि इसकी आपको रैंक फाइंड आउट करनी है तो ये भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही केस है। ये बेसिकली आपकी 3x3 की मैट्रिक्स है। ओके 3x3 की मैट्रिक्स है। यहां पर अगर आप देखोगे तो ये आपकी थर्ड रो है, इसे आप जीरो रो बना सकते हैं, क्योंकि एक्लन फॉर्म क्या कहता है कि नॉन जीरो रोज ऊपर होनी चाहिए, जीरो रोज नीचे होनी चाहिए। तो अगर आप इसको जीरो रो बनाने चलोगे तो इसको क्या करोगे? इसमें 3 का मल्टीप्लाई, इसमें
इसमें 4 का मल्टीप्लाई, इसको इससे माइनस करके यहाँ पर पुट कर दोगे तो ये वाला टर्म तो आपका जीरो हो जाएगा, बट यहाँ पर नॉन जीरो टर्म्स वापस से आ जाएंगे। इसी तरीके से इसके साथ इसका भी कोई ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है जिससे हम लोग किसी भी एक रो को क्या कर सके, जीरो रो में कन्वर्ट कर सके। तो यहाँ पर भी जो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स होगी वो डायरेक्टली आपके नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज के बराबर हो जाएगी। और नॉन जीरो रोज यहाँ पर कितनी है, एक रो ये हो गई, एक रो ये हो गई, एक रो ये हो गई, टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी हो गई, 3 हो गई। तो 3 हमारा क्या हो जाएगा, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर डेफिनेटली आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ रही है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। उसका रीजन ये है कि मैं कुछ स्टैंडर्ड मैट्रिक्स की रैंक अभी आपको बता रही हूँ। ऐसा नहीं होगा जब आप गेट के एग्जाम में करोगे तो वहां पर डेफिनेटली आपको बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन एक साथ करने पड़ेंगे, जिसकी हेल्प से ही आप रैंक को फाइनली बता पाओगे कि गिवन मैट्रिक्स की रैंक कितनी है। तो वो क्वेश्चन हम लोग आगे जाके करेंगे। अभी मैं एक कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आप चीजों को समझ पाओ। अभी मैं कोई भी रो ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए नहीं ले रही हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी जानबूझ के कुछ ऐसे स्टैंडर्ड मैट्रिक्स रखी हैं जहां पर रो ट्रांसफॉर्मेशन आप नहीं कर पाओगे। रो ट्रांसफॉर्मेशन अगर करोगे भी तब भी कोई भी जीरो रो आप डेवलप नहीं कर पाओगे। ओके, तो यहां पर जरा इस क्वेश्चन को देखिएगा, एक रो ऑलरेडी जीरो रो है, एक रो ऑलरेडी जीरो रो है। अगर आप सोचोगे रो नंबर 2 को, R2 को आप जीरो बनाओ तो यहां पर R2 को जीरो R1 की हेल्प से बनाया जा सकता है। तो यहां पर 2 का मल्टीप्लाई करा दें, यहां पर क्या करें, 4 का मल्टीप्लाई करा दें। ये हो जाएगा 4 2 8, ये हो जाएगा 2 4 8। फिर R2 को R1 से माइनस करके R2 के प्लेस पर रख दें तो डेफिनेटली ये वाला मेंबर जीरो हो जाएगा। मगर यहां पर जब आप 4 का मल्टीप्लाई 2 का मल्टीप्लाई कराओगे तो ये जीरो रहेगा। यहां पर अगर आप 4 का मल्टीप्लाई कराओगे 32 होगा। और जब आप इस वाली को इस वाली रो से माइनस करोगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, -32। इसका मतलब है कि यहां पर ये वाली रो को भी आप जीरो रो में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर आप कोशिश भी करोगे तो ये मेंबर तो जीरो हो जाएगा मगर ये मेंबर फिर नॉन जीरो मेंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पर आप देखोगे यहां पर रैंक कितनी हो जाएगी, रैंक हमारी होती है नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। ओके, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज है 1 और 2। तो यहां पर टोटल हमारा कितना हो जाएगा, रैंक ऑफ दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2। और ये आपकी 3x3 की मैट्रिक्स है। ओके, तो यहां पर आपने देखा कि किस तरीके से हम लोगों ने रैंक को फाइंड आउट करा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको कराती हूँ, ये वाला क्वेश्चन देखिएगा। यहां पर आप देख सकते हो ये भी एक स्टैंडर्ड मैट्रिक्स है, ये नॉन जीरो रो है, ये जीरो रो है, ये जीरो रो है। तो रैंक इसकी कितनी हो जाएगी, रैंक अगर मैं पूछूं, रैंक ऑफ दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स विल बी इक्वल टू 1। क्यों 1? क्योंकि टोटल 3 रोज हैं जिसमें से 2 जीरो रोज हैं, एक नॉन जीरो रोज है। और हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि रैंक जो है वो नॉन जीरो रोज के बराबर होगी। आप नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज को देखो, काउंट करो और जितना आएगा उतना ही आपका रैंक हो जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही ऐसी रो मुझे दिख रही है जो नॉन जीरो है, बाकी 2 रो क्या है, आपकी जीरो रो है। तो डायरेक्टली यहाँ पे आपने आंसर पुट कर दिया 1। ओके, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको कराती हूँ। ये क्वेश्चन देखिए, जीरो रो। बेसिकली अगर आप इस मैट्रिक्स को देखोगे तो ये 3x3 की नल मैट्रिक्स है। क्योंकि नल मैट्रिक्स में हमने टाइप ऑफ मैट्रिक्स में आपको बताया था ना, नल मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जहां पर जितने भी मेंबर्स हैं सारे के सारे जीरो होंगे। ओके, तो ये बेसिकली क्या है, ये आपकी नल मैट्रिक्स है। और यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं कि रैंक कितनी होगी नल मैट्रिक्स की, तो आप बोलोगे जीरो होगी, क्योंकि यहां पर सारी की सारी रो आपकी जीरो रो है, कोई भी नॉन जीरो रो यहां पर एग्जिस्ट नहीं कर रही। ओके, तो यहां पर आप देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी तो आपको यहीं से मिल गई, फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको यहां से मिल गई। क्या मिल गई कि कभी भी आप नल मैट्रिक्स के रैंक फाइंड आउट करोगे हमेशा आंसर क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। ओके, कभी भी आप नल मैट्रिक्स की रैंक को फाइंड आउट करोगे आंसर जीरो मिलेगा, क्योंकि नल मैट्रिक्स में सारी के सारी रो आपकी जीरो रो होती हैं और हमारी रैंक होती है नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। ओके, तो फर्स्ट हमारी ये प्रॉपर्टी हो गई, इसे आपको ध्यान रखना है, आगे आपके बहुत ज्यादा काम आएगी। सपोज कर लीजिए कोई एक मैट्रिक्स है जिसका साइज क्या है, m×n। कोई एक मैट्रिक्स मैंने यहां पर कंसिडर करी, इसका साइज है m×n। ओके, तो जब आप इसकी रैंक निकालोगे, एक ये मैट्रिक्स है m×n का साइज है इसका, जब आप इसकी रैंक निकालोगे तो रैंक जो है ना वो या तो लेस होगी या तो इक्वल होगी मिनिमम वैल्यू ऑफ m×n। ओके, जैसे कि मैं आपको बताऊं, सपोज कर लीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स है और इसका जो साइज है वो 3x4 का है, 3x4 का है। तो मैं आपसे कहना क्या चाह रही हूं कि इस पर्टिकुलर गिवन मैट्रिक्स की जो रैंक की पॉसिबिलिटी है वो या तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 हो सकती है, क्योंकि यहां पर मैंने लिखा है ना कि जो रैंक होगी वो मिनिमम
m और n में जो मिनिमम होगा, तो यहाँ पर 3 और 4 में मिनिमम कौन सा है? 3 है, तो या तो 3 होगी, तभी मैंने यहाँ पर क्या करा, इक्वालिटी का साइन लगाया है, या तो उससे कम होगी, या तो 2 हो जाएगी, या तो 1 हो जाएगी। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर कोई m क्रॉस n की मैट्रिक्स दी है और वहां पर अगर आपसे कोई ये पूछता है कि पॉसिबल रैंक कौन कौन सी हो सकती है, तो आप कहोगे कि मैक्सिमम तो 3 हो सकती है, 2 हो सकती है, 1 हो सकती है। इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स की रैंक 4 नहीं हो सकती, क्योंकि m क्रॉस n की मैट्रिक्स में जो इसमें मिनिमम होगा वही गिवन मैट्रिक्स की मैक्सिमम रैंक हो सकती है। हो सकता है ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद आपको कुछ 0 रोज मिल जाए, तो आपकी उससे कम भी हो सकती है, मगर उससे ज्यादा नहीं होगी। ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टी है? ये आपकी थर्ड प्रॉपर्टी यहां पर हो गई। यहां पर मैंने यही लिखा है फॉर अ मैट्रिक्स, हो गई, यहां पर मैंने यही बात लिखी है कि फॉर अ मैट्रिक्स m क्रॉस n, देन rank of matrix m cross n will be less than or equal to minimum value of m comma n। ओके, जो इसका साइज होगा 4 क्रॉस 5 हो सकता है, आपका 3 क्रॉस 4 हो सकता है, 3 क्रॉस 2 हो सकता है। तो उन दोनों वैल्यूज में जो आपकी मिनिमम वैल्यू होगी, रैंक या तो उसके बराबर होगी और हो सकता है उससे कम भी हो, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। ओके, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। सपोज कर लीजिए कोई आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ओके, अभी मैं स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करने जा रही हूं, ध्यान से देखिएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स से क्या मतलब है? नंबर ऑफ रोज किसके बराबर होंगी? नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर होंगी, यानी n और m बेसिकली क्या होगा? इक्वल होगा। तो यहां पर अगर कोई n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, जैसे कि प्रीवियसली अगर मैं बात करूं तो ये आपकी n क्रॉस n की मैट्रिक्स थी, ये आपकी 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स थी, यहां पर मैं बात करूं ये आपकी 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स थी। तो ये सारी मैट्रिक्स आपकी क्या है? n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, जहां पर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपके क्या है? सेम है। तो याद रखिएगा, अगर कोई n क्रॉस n की मैट्रिक्स है और उसमें आपको रैंक फाइंड आउट करने को बोले, तो पहले रैंक मत निकालना, पहले क्या करना? पहले डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेना। अगर डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0 है, तो जो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स होगी वो डायरेक्टली n के बराबर हो जाएगी, वो डायरेक्टली n के बराबर हो जाएगी। और अगर डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 हो गया, तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि जो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स होने वाली है वो n से कम होगी। तो अगर आपने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लिया और डिटर्मिनेंट आपका 0 नहीं आया, तब आपको पता चल जाएगा अगर 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब उसकी रैंक 3 होगी। ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी रो ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद भी कि आप किसी रो को 0 रो में कन्वर्ट कर दो। ये ट्रिक है। अभी तक हम लोगों ने जितने भी 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स के रैंक को निकाला है, तो यहां पर आपको रो देखने की जरूरत ही नहीं है, आपको डिटर्मिनेंट एक हिंट दे देगा कि भाई आप किसी रो को 0 रो में कन्वर्ट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं हुआ, तो इसका मतलब है किसी भी रो को 0 रो में कन्वर्ट करना इम्पॉसिबल है। तो रैंक डायरेक्टली किसके बराबर हो जाएगी? आपके n के बराबर हो जाएगी। अगर 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है तो 3 के बराबर हो जाएगी, 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स है तो 4 के बराबर हो जाएगी। बट अगर आपका डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ गई, अगर आपके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ गई, इससे आपको यह अंदाजा लग जाएगा कि अब भाई 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, जो रैंक है 3 से कम ही होगी। इसका मतलब कोई ना कोई रो क्या होगी? 0 रो में कन्वर्ट हो रही होगी। ओके, इसी तरीके से अगर कोई 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया, इससे आप क्या कर सकते हो? ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो कि भाई साहब अब यहां पर आपका आपकी जो रैंक है वो 4 तो नहीं हो सकती, क्योंकि डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है। अब या तो 3 होगी, या तो 2 होगी, या तो 1 होगी। तो इससे आपको एक अंदाजा लगेगा कि हाँ, जरूर कोई ना कोई रो जो है वो 0 रो में कन्वर्ट हो रही होगी। यहां पर मैंने इसी प्रॉपर्टी को मेंशन करा है कि अगर डिटर्मिनेंट n क्रॉस n मैट्रिक्स का 0 नहीं है, तो डायरेक्टली रैंक क्या करिए? n के बराबर ले लीजिए, आपको कोई भी रो ट्रांसफॉर्मेशन करने की जरूरत नहीं है। बट इन केस अगर डिटर्मिनेंट किसी भी मैट्रिक्स का, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का 0 आपको मिला, तो आपको यह पता चल जाएगा कि रैंक n से कम ही होगी। 3 क्रॉस 3 की है तो 3 से कम होगी, 4 क्रॉस 4 की है तो 4 से कम होगी, 2 क्रॉस 2 की है तो 2 से कम होगी। ओके, तो चलिए यहां पर ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, ये आपको आगे जाके बहुत ज्यादा हेल्प करेगी जब आप गेट के क्वेश्चन मेरे साथ डिस्कस करोगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिएगा। सपोज कर लीजिए कोई एक मैट्रिक्स आपको ए दे रहा है और बोल रहा है इस मैट्रिक्स ए की जो रैंक है वो आपकी 3 के बराबर है।
वो एक मैट्रिक्स आपको गिवन दे दी, आपसे बोल रहा है कि इस मैट्रिक्स की जो रैंक है वो 3 के बराबर है और इस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज की रैंक कितनी होगी। तो ध्यान रखिएगा, आप अगर गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी ले लेते हो तो ट्रांसपोज लेने की वजह से आपकी रैंक चेंज नहीं होती है। ओके, तो इसका मतलब क्या है, जो रैंक आपकी ए मैट्रिक्स की होगी वही रैंक उसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स की भी होने वाली है। ट्रांसपोज लेने की वजह से आपकी रैंक में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। ओके, तो ये आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। इसी के साथ साथ सपोज कर लीजिए कोई दो मैट्रिक्स है ए और बी। ओके, कोई दो मैट्रिक्स है ए और बी और यहां पर आपको इंडिविजुअल अगर रैंक पता है, सपोज कर लीजिए ए मैट्रिक्स की रैंक रो ए है, बी मैट्रिक्स की रैंक रो बी है, और अब आपसे पूछा जाए कि ए बी का मल्टीप्लाई करा के अब जो फाइनल मैट्रिक्स आपको मिलेगी उसकी रैंक बताओ, रैंक ऑफ ए बी कितनी होगी। तो ये प्रॉपर्टी याद रखिएगा कि रैंक ऑफ ए बी जो होगी वो क्या होगी, लेस और इक्वल टू होगी मिनिमम वैल्यू ऑफ रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ बी। इसका मतलब क्या है, सपोज कर लीजिए आपने रैंक ऑफ ए निकाली 3। ओके, सपोज कर लीजिए आपने रैंक ऑफ बी निकाली 4। ओके, तो अब जब ए बी की रैंक निकालेंगे ना तो वो या तो 3 के बराबर होगी या तो 3 से कम होगी, 4 नहीं हो सकती, क्योंकि यहां पर देख सकते हो आप, हमने क्या लिखा है, मिनिमम वैल्यू ऑफ रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ बी। तो यहां पर ए बी की जो रैंक होगी वो या तो 3 के बराबर होगी या तो 3 से कम होने वाली है। इसी तरीके से अगर हमें एडिशन करना हो, आपसे यहां पर पूछा जाए, देखिएगा जरा, आपसे यहां पर पूछा जाए कि रैंक ऑफ ए प्लस बी बताओ, तो याद रखिएगा रैंक ऑफ ए प्लस बी क्या होगी, दोनों रैंक के एडिशन से या तो इक्वल होगी या तो उससे कम होगी। मतलब क्या है, सपोज कर लीजिए ए की रैंक आपकी 3 आई, सपोज कर लीजिए बी की रैंक आपकी 4 आई, तो 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब जब आप ए प्लस बी का एडिशन करके रैंक को फाइंड आउट करोगे तो या तो इसके बराबर होगी या तो इससे कम होगी। इसी तरीके से जब आप a माइनस बी निकालोगे तब रैंक आपकी पी ए माइनस पी बी के या तो बराबर होगी या तो उससे क्या होगी, ज्यादा होगी। इसी तरीके से याद रखिएगा, एडिशन में लेस का साइन लेते हैं और सब्ट्रैक्शन में ग्रेटर का साइन लेते हैं, मोर का साइन लेते हैं। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी जब आप गेट प्रीवियस ईयर में रैंक के क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। और बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, एक बार आपको क्लियर हो गया ना कि भाई हाँ, रैंक का मतलब क्या है, रो हम लोग रो से डिनोट करते हैं, रैंक को आर से भी डिनोट कर देते हैं। ठीक है, रैंक कैसे निकालनी है, आपके दिमाग में आया कि हमें कोई मैट्रिक्स दे दो, उसकी रैंक आप मुझसे पूछ लो, तो मैं उसे क्या करूंगा, एक्लिन फॉर्म में कन्वर्ट कर लूंगा। एक्लिन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैं रो ट्रांसफॉर्मेशन कर लूंगा। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद नॉन जीरो रोज को काउंट कर लेंगे और लिख देंगे। उसके बाद हमारे माइंड में क्या आया, हमारे माइंड में आया कि अगर कोई एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है तब इतना सोचने का नहीं, डायरेक्ट क्या करने का, डायरेक्ट आपका डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करने का। जैसे आप डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करोगे, डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया तो डायरेक्ट रैंक लिख दीजिए। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो आपको एक पॉसिबिलिटी मिल गई, सोचने का तरीका मिल गया कि हाँ भाई कोई ना कोई रैंक आपकी कोई ना कोई रो क्या हो रही होगी, 0 रो में डेफिनेटली कन्वर्ट हो रही होगी, तभी डिटर्मिनेंट 0 आया है। तो इससे क्या होगा ना, आपको श्योरिटी मिल जाएगी कि कोई रो 0 हो रही है कि नहीं हो रही है। अभी तक क्या था, श्योरिटी नहीं थी कि हो सकता है यार हमें कुछ ऐसा नहीं दिख रहा हो जिससे रो अगर 0 हो रही हो, बट मेरे दिमाग में कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आ रहा हो जिससे मैं इस रो को 0 नहीं कर पा रहा हूं। मगर डिटर्मिनेंट आपको एश्योरिटी देता है कि कोई रो 0 रो में कन्वर्ट होगी कि नहीं होगी। ओके, तो आगे चलते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज मैंने यहां पर आपसे डिस्कस कर ली। अब जरा ये क्वेश्चन देखिएगा, ये सारे क्वेश्चन आपके गेट के क्वेश्चन है जहां पर आपसे क्या पूछ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है लीनियर अलजेब्रा का। ओके, और रैंक में यहां पर इसका फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपका गेट से आया हुआ है। बोल रहा है द रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज, आपको क्या दे रहा है, मैट्रिक्स दे रहा है। ये मैट्रिक्स का साइज कितना है, ये मैट्रिक्स का साइज है 3x4 का। ओके, 3x4 का साइज है। आपको इसकी रैंक को फाइंड आउट करना है कि भाई रैंक 4 होगी, रैंक 3 होगी, रैंक 2 होगी कि रैंक 1 होगी। तो क्या करेंगे, रो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। रो ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। यहां पर देखिए मैं क्या करने जा रही हूँ, रो ट्रांसफॉर्मेशन करने जा रही हूँ। मुझे बेसिकली क्या करना क्या है, जो हमारी लास्ट रो है इसको 0 रो में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी, क्योंकि जब तक 0 रो नहीं मिलेंगी तब तक नॉन 0 रो आपकी कम नहीं होंगी, और जब तक नॉन 0 रो कम नहीं होंगी तब तक रैंक का पता नहीं चलेगा कि रैंक आपकी 3 के ही बराबर है या 3 से कम है। ओके, जैसे कि आप यहां पर देखोगे, यहां पर बेसिकली 3 रो है, तो डी ऑप्शन का तो कोई मतलब बनता ही नहीं है, डी ऑप्शन तो आपका होगा नहीं। अब 3 भी हो सकती है रैंक आपकी 2 भी हो सकती है, रैंक आपकी 1 भी हो सकती है। वो आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन और गिवन मैट्रिक्स को एक्लिन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ही पता चलेगा। ओके, तो मैं क्या करने जा रही हूं, सबसे पहले मैं R2 रो में ट्रांसफॉर्मेशन करूंगी। R2 को मैं क्या करूंगी,
2 टाइम्स ऑफ R1, यानी जो R1 रो है उसमें 2 का मल्टीप्लाई करा के R2 से माइनस कर दूंगी। ऐसा क्यों कर रही हूं? क्योंकि मुझे इसको जीरो करने की इच्छा हो रही है कि मैं पहले इसको जीरो करूं। तो इसको जीरो करने के मतलब है इसको आप इससे माइनस कर सकते हो। मैं कहना क्या चाह रही हूँ, फिर से मैं समझाती हूँ। मेरा मन है कि मैं यहाँ के एलिमेंट्स को जीरो करने की कोशिश करूं। जब आपको यहाँ के एलिमेंट्स को जीरो करना है तो इससे माइनस करेंगे तो 2 में से 1 माइनस होगा तो 1 मिल जाएगा। या ऐसा करें, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करा दें, अब इसको इससे माइनस करेंगे तो 2 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर 0 मिलेगा। इसी तरीके से मैं क्या करूंगी, जो R3 रो है उसमें मेरा क्या दिमाग चल रहा है कि R3 को क्या करते हैं, 4 का मल्टीप्लाई करा के R1 से माइनस कर देते हैं। तो जैसे ही आप 4 का मल्टीप्लाई करा के R1 से माइनस करोगे, ये एलिमेंट भी देखिए आपका क्या हो रहा है, जीरो में कन्वर्ट हो रहा है। तो आपको जो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगी, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगी वो कुछ इस तरीके से मिलेगी। फर्स्ट रो में तो आपने कुछ भी नहीं करा है तो 1 1 0 और -2 एज इट इज रहेगा। सेकंड रो को आपने माइनस करा है तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई 2 - 2 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 2 पर मल्टीप्लाई -2। ओके, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई 0 में मल्टीप्लाई होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 आएगा। यहाँ पर 2 और यहाँ पर क्या करा, 2 का मल्टीप्लाई करा -4, ये हो जाएगा प्लस का 6, क्योंकि 2 माइनस और ब्रैकेट में -4 तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर जरा देखिएगा, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई कराया तो 4 - 4 कितना देगा, 4 - 4 0 देगा। इसी तरीके से यहाँ पर जरा देखिएगा 1 है और यहाँ आपने 4 का मल्टीप्लाई कराया तो 1 - 4 कितना मिलेगा, अब आपको मिल जाएगा -3। ओके, इसी तरीके से यहाँ पर क्या है, 3 है, यहाँ पर आपने 4 का मल्टीप्लाई कराया, आप 0 में किसी भी चीज का मल्टीप्लाई कराइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये आपको 3 मिल जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए 1 है, यहाँ पर आपने 4 का मल्टीप्लाई कराया तो 1 4 2 8 हो गया तो 1 - 8, बेसिकली ये आपको क्या मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा। ये आपको कितना मिल जाएगा, ये आपको यहाँ पर 9 मिल जाएगा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। अभी भी आपकी कोई भी रो किसमें कन्वर्ट नहीं हुई है, 0 रो में कन्वर्ट नहीं हुई है, मगर हमें यहाँ पर एक चीज दिख रही है कि यहाँ पर अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई करा दूं, कहने का मतलब क्या है, अब मैं जो ट्रांसफॉर्मेशन लूंगी वो R3 में लूंगी और मेरा दिमाग क्या चल रहा है कि 2 का मल्टीप्लाई R3 में करा दीजिए, फिर उसको माइनस कर दीजिए, 3 का मल्टीप्लाई करा दीजिए R1 में। ओके, तो यहां पर अगर आप ऐसा करोगे, तो आपको क्या मिलेगा, देखिएगा जरा, एक ब्लैंक पेज ले लेते हैं, देखिएगा जरा, यहां पर आपके पास देखिए, आपने R3 रो में सारे चेंजेस करें तो R1 और R2 रो को तो सबसे पहले क्या करते हैं, एज इट इज लिख देते हैं, क्योंकि उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर रहे हैं। अभी हम लोग जो ट्रांसफॉर्मेशन ले रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ R3 रो में ले रहे हैं, तो 1 1 0 -2 लिख देते हैं, 1 1 0 -2। ओके, उसके बाद क्या है, 0 -2 2 6, ये कितना हो गया, 0 -2 2 एंड 6। अब आप जरा यहाँ पर देखो, जरा ऑब्जर्व करो, यहाँ पर आपने 2 का मल्टीप्लाई कराया, 3 2 6 -6, यहाँ पर आपने 3 का मल्टीप्लाई कराया, 3 2 6 -6, तो -6 -6 प्लस हो जाएगा, तो ये एलिमेंट इससे क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होने के बाद क्या देगा, 0 देगा। तो यहाँ तो पहले से 0 था, यहाँ एक और 0 आ गया। अब जरा ऑब्जर्व करिए, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कराया 6, यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई कराया 6, 6 -6 कितना मिला, 0 मिला, पुट कर दीजिए 0। अब देखिए जरा, यहां पर क्या करा, यहां पर आपने 2 का मल्टीप्लाई कराया, 9 2 18, यहां पर 3 का मल्टीप्लाई कराया, 6 3 18, 9 को 6 से माइनस कर रहे हैं तो 18 - 18 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आप यहां पर देख सकते हो कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज अगर आप देखोगे तो अब आपको 3 की जगह कितनी दिखाई देंगी, 2 दिखाई देंगी। तो इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स की रैंक किसके बराबर हो जाएगी, 2 के बराबर हो जाएगी। दैट इज योर फाइनल आंसर। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर आप फाइंड आउट कर सकते हो। इस क्वेश्चन में बोल रहा है द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए। ओके, यहाँ पर एक मैट्रिक्स दी हुई है, ये आप देख सकते हो। इसका साइज की अगर बात करें तो बेसिकली ये 3x3 की मैट्रिक्स आपको गिवन है। ओके, तो बोल रहा है रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, ये आपके पास फर्स्ट ए है, ए दे रहा है आपको, और ये आपको बी दे रहा है। ओके, तो यहाँ पर बोल रहा है रैंक ऑफ द मैट्रिक्स 1 होगी अगर ए जो है वो -6 के बराबर हो जाए, और रैंक ऑफ द मैट्रिक्स 2 होगी अगर ए -6 के बराबर ना हो। तो आपको बताना है कि दोनों में से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। मतलब क्या है, मैं आपको थोड़ा सा सही करके दिखा देती हूँ ताकि आप इससे कंफ्यूज ना हो। ये आपका क्या है, स्टेटमेंट नंबर 1 है, ये आपका क्या है, स्टेटमेंट नंबर 2 है। आपकी बार आपसे रैंक नहीं पूछी है, वो बोल रहा है कि बताओ रैंक हमने जो दी है वो सही है कि नहीं है। बोल रहा है कि एक 3x3 की मैट्रिक्स दे दी है। ओके,
बोल रहा है कि ये बताओ कि पहला स्टेटमेंट सही है कि रैंक आपकी 1 हो जाएगी अगर ए को, यहां पर देख सकते हो एक टर्म रखा हुआ है ए, ओके, एक टर्म रखा हुआ है यहाँ पर ए, जरा ध्यान से देखिएगा ये और ये, तो बोल रहा है अगर ए इज इक्वल टू -6 रख दें तो रैंक 1 मिलेगी, और ए इज इक्वल टू -6 अगर नहीं रखें, डज नॉट इक्वल टू, तो रैंक 2 मिलेगी। तो आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, पहला ट्रू है दूसरा गलत है, पहला गलत है दूसरा सही है, दोनों सही है या दोनों गलत है। तो इसको तो हम लोग तभी बता सकते हैं जब हम लोग इसके रैंक को फाइंड आउट करें, क्योंकि जब तक रैंक को फाइंड आउट नहीं करेंगे तब तक कैसे बता सकते हैं कि भाई ये स्टेटमेंट सही दिए हैं कि गलत दिए हैं। तो देखिएगा जरा इस क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करती हूँ, इस क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करूंगी, नॉट ओके सॉल्यूशन, थोड़ा सा सही से लिख देते हैं, यहीं पर इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिएगा जरा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, रोज को क्या करना है, नॉन जीरो रोज को जीरो रो में कन्वर्ट करना है। तो मुझे एक साफ साफ दिख रहा है, मुझे साफ साफ दिख रहा है कि मैं इस रो को क्या करती हूँ, इस रो के साथ ऐड कर देती हूँ। जैसे ही ऐड करूंगी 1 - 1 0 हो जाएगा, -2 + 2 0 हो जाएगा। देखा कितना अच्छा आइडिया मेरे दिमाग में आ गया कि भाई इस रो को इस रो के साथ ऐड कर देते हैं। और ये सब रटने वाली चीजें नहीं है, ये मुझे दिख रहा है, मुझे बस ये सोचना है कि किस तरीके से मेंबर को जीरो करें। ओके, जिस तरीके से मैं सोच रही हूँ उसी तरीके से सोचने की कोशिश करिए। ये जो नंबर ऑफ एग्जांपल्स मैं वो करा रही हूँ, प्रैक्टिस करा रही हूँ मैं आपको, और ये मैं आपको अपनी सोच आपकी तरफ ट्रांसफर करने की कोशिश कर रही हूँ कि रैंक को फाइंड आउट करने में मैं एक्चुअली में कैसे सोच रही हूँ, क्योंकि इसे कोई नहीं रट सकता। हर बार जब आप क्वेश्चन करोगे तो हर बार एक नया ट्रांसफॉर्मेशन आप करोगे सेम क्वेश्चन में, क्योंकि आज आप कर रहे हो, आपका स्टेट ऑफ माइंड अलग है। आपको दिख रहा है कि 3 को क्या करते हैं 1 के साथ ऐड कर देते हैं, 0 0 दिख जाएगा। या फिर हो सकता है कल आप करो तो आप यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करा के इसके साथ सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश करो। जब आप इसमें 2 का मल्टीप्लाई करा के इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तब भी आपको 0 दिखेगा। तो ये डिपेंड करता है स्टेट ऑफ माइंड पे कि किस टाइम पर आप मैथ सॉल्व कर रहे हो, उस पर्टिकुलर टाइम पे आपके माइंड में क्या आइडिया आया कि मेंबर को किस तरीके से जीरो करा जाओगे। तो रैंक में ये सारी चीजें रटने वाली नहीं है। हो सकता है जो ट्रांसफॉर्मेशन मैं ले रही हूँ आपके लिए वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो, आप अपने दिमाग से कोई दूसरे ट्रांसफॉर्मेशन ले रहे हो तो आप ले सकते हो। जैसे कि मैंने एक ही रो को जीरो करने के लिए 2 पॉसिबिलिटी बताई कि फर्स्ट रो को इसके साथ ऐड कर दीजिए, फर्स्ट रो को इसके साथ ऐड कर दीजिए, या फिर लास्ट रो में क्या करो 2 का मल्टीप्लाई करा के सेकंड रो के साथ ऐड कर दो, कहानी सेम ही रहने वाली है। ओके, तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से सोच रहे हो और मैं जिस समय क्वेश्चन करा रही हूँ मैं किस तरीके से सोच रही हूँ। हो सकता है जब नेक्स्ट टाइम मैं किसी दूसरे स्टूडेंट को इसका ये वाला सेम क्वेश्चन कराऊं तो मैं आज जो आपके सामने ट्रांसफॉर्मेशन ले रही हूँ कल मैं वो ना लूं, मैं कुछ और सोच रही हूँ, मेरे दिमाग में कुछ और आइडिया आ गया हो इसको जीरो करने का। ओके, तो डिपेंड करता है ये सारी चीजों के ऊपर। तो यहां पर मैंने क्या करा, R3 में क्या करा है, मैंने R3 रो में R3 + R1 कर दिया, यानी थर्ड और फर्स्ट रो को ऐड कर दिया है। तो अब जो आपके पास फॉर्म आएगी वो किस तरीके की फॉर्म होगी, जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आपका 1 - 1 ऐसे ही रहेगा, 2 ऐसे ही रहेगा, 5 ऐसे ही रहेगा, फिर ये 2 ऐसे ही रहेगा, -4 ऐसे ही रहेगा, a -4 ऐसे ही रहेगा। जब आप यहाँ पर इसको ऐड करोगे ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा a + 6। अब हम लोग सेकेंड रो को भी चेंज करके देखते हैं कि सेकेंड रो को हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो यहां पर मैं क्या करूंगी, R2 रो में क्या करूंगी, R1, ओके, 2 टाइम्स ऑफ R1 करूंगी प्लस R2 को ऐड कर दूंगी। तो जैसे ही मैं यहां पर करूंगी तो मुझे एक और अनदर इक्वेशन मिलेगी। ओके, एक और अनदर इक्वेशन मिलेगी। देखिएगा जरा वो इक्वेशन क्या होगी आपकी, इस तरीके से -1, 2 और 5 आपका क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा। यहां पर आपने क्या करा है, 2 का मल्टीप्लाई कराया है, 2 का मल्टीप्लाई करा के जैसे आप इसके साथ ऐड करोगे 2 - 2 0, -4, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कराया +4 0, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर क्या है a -4 है, तो ये कितना हो जाएगा एडिशन के बाद a + 6, तो 0 0 a + 6 हो गया और ये हो गया 0 0 a + 6। ओके, अब यहां पर जरा सोच के देखिए कि अगर आपने a की वैल्यू को -6 पुट कर दिया तो ये भी क्या हो जाएगी, ये भी आपकी 0 रो में कन्वर्ट हो जाएगी, ये भी 0 रो में कन्वर्ट हो जाएगी। तो उस पर्टिकुलर केस में जो रैंक होगी a की वो किसके बराबर हो जाएगी, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो के, और नॉन जीरो रो आपकी कितनी बचेंगी, 1 बचेंगी। और अगर आपने a की वैल्यू को -6 नहीं पुट करा, a की वैल्यू को -6 अगर आपने यहां पर नहीं पुट करा, उस पर्टिकुलर केस में आपकी रैंक कितनी हो जाएगी, रैंक आपकी हो जाएगी 2। कैसे 2 हो जाएगी, देखिए मैं आपको एक चीज और यहां पर समझाने की कोशिश करती हूँ। ये दोनों रो क्या है,
सेम है। तो यहां पर अभी एक ट्रांसफॉर्मेशन की और पॉसिबिलिटी है, वो भी मैं आपके सामने लिख देती हूं। एक ट्रांसफॉर्मेशन की और पॉसिबिलिटी है, वो पॉसिबिलिटी क्या है कि R3 को मैं क्या करूं, R3 माइनस R2 कर दूं। तो जैसे ही मैं R3 को R2 माइनस R3 करूंगी, जैसे ही मैं R3 को R3 माइनस R2 करूंगी, तो यहां पर मुझे मिल जाएगा -125, यहां पर मिल जाएगा 0 0 a+6 और यहां पर मिल जाएगा 0 0 0। ओके, यहां पर मिल जाएगा 0 0 0। अब जरा यहां पर सोच के देखिए, जो मैंने आपसे पहले बात बोली कि ए को अगर आपने -6 नहीं पुट करा तो ये वाला टर्म आपका कभी जीरो नहीं होगा, तो ये नॉन जीरो रो रहेगी। तो इस पर्टिकुलर केस में जो आपकी रैंक होगी मैट्रिक्स की, वो किसके बराबर हो जाएगी, 2 के बराबर हो जाएगी। एक ये नॉन जीरो रो रही, एक ये नॉन जीरो रही। और अगर आपने ए की वैल्यू को -6 पुट कर दिया, अगर आपने ए की वैल्यू को -6 पुट कर दिया, तो उस पर्टिकुलर केस में ये तो जीरो रो है, ये भी जीरो रो में कन्वर्ट हो जाएगी। और इस पर्टिकुलर केस में जब आप रैंक निकालोगे तो एक ही नॉन जीरो रो बचेगी, वो ये है। तो इस पर्टिकुलर केस में जो रैंक हो जाएगी वो किसके बराबर हो जाएगी, 1 के बराबर हो जाएगी। और यही दो स्टेटमेंट दिए हैं कि 1 होगी अगर ए को -6 पुट कर दिया, और 2 होगी अगर ए को -6 नहीं पुट करा। इसका मतलब है बोथ ऑप्शन और बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ओके, तो ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिफिकेशन में भी। और इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके गेट में आते हैं, इजी क्वेश्चंस नहीं आते हैं, आपको सोचना पड़ेगा, अपना दिमाग लगाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि किस तरीके से हम लोग एक्लन फॉर्म में चीजों को कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन को नोट डाउन करिए। हम लोग चलते हैं आगे और डिस्कस करते हैं लीनियर इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेक्टर्स क्या होते हैं। ओके, व्हाट इज लीनियर, कब हम लोग पहचानेंगे कि भाई ये वेक्टर हमारे लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर है या ये वेक्टर हमारे लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर है। तो देखिएगा जरा, मेथड में आपको बताती हूँ, मेथड देखिएगा जरा। सपोज कर लीजिए x1 x2 x3 xn आपके क्या है, रो वेक्टर है सेम ऑर्डर के। ओके, सपोज कर लीजिए मैंने आपसे क्या बोला, यहां पर ध्यान दीजिएगा जरा, मैंने आपसे क्या बोला। सपोज कर लीजिए कोई आपके पास x1 x2 x3 जो है वो वेक्टर है, सेम ऑर्डर है उनका। ओके, उनका ऑर्डर सेम है। सपोज कर लीजिए m क्रॉस n ये बना रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा x1 x2 x3, ऐसे चलते चलते कितने हैं, टोटल है xn। ये मैं एक कंसिडर कर रही हूँ एक कंडीशन को, ये 3 भी हो सकते हैं, ये 4 भी हो सकते हैं। ओके, कुछ भी हो सकते हैं ये। और इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, अगर आप इसका ट्रांसपोज ले लोगे तो आपकी जो कॉलम है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, रो में कन्वर्ट हो जाएगी। या कह सकते हैं जो यहाँ पर आपको रोज दिख रही है, 1 रो 2 रो 3 रो, ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो चाहे आप इस तरीके से लिखो चाहे आप इस तरीके से लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कि कब आप कहोगे कि ये जो गिवन वेक्टर्स हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, उसका एक तरीका है। यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर देखिए, सबसे पहले हम लोग किसकी बात करेंगे, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स की। ये क्या लिखा हुआ है, ये आपका रो ए लिखा हुआ है। अगर आपने इसकी रैंक को फाइंड आउट करा और इसकी रैंक क्या होगी, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होंगी। नॉन जीरो रोज ही को तो रैंक बोल रहे हैं ना। अगर वो गिवन वेक्टर्स के बराबर हो गई, गिवन वेक्टर्स मतलब कितने वेक्टर दिए, यहां पर अगर आप देखोगे 1 वेक्टर 2 वेक्टर 3 वेक्टर, ऐसे चलते चलते टोटल नंबर ऑफ वेक्टर्स कितने दिए हुए हैं, टोटल नंबर ऑफ वेक्टर्स n दिए हुए हैं। तो अगर रैंक ऑफ द मैट्रिक्स जो है वो आपके नंबर ऑफ वेक्टर्स के बराबर है, देन इट इज कॉल्ड एज, देन द वेक्टर्स आर कॉल्ड एज लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो आपने क्या करा, जैसे कि मैं यहां पर एक छोटे से एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करती हूं, बहुत आसानी से आप समझ जाओगे। देखिएगा जरा यहां पर। ओके, यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर रैंक इसकी कितनी आई है, 3 आई है। रैंक इसकी कितनी आई है, 3 आई है। और यहां पर अगर आप वेक्टर्स देखोगे तो बेसिकली यहां पर कितने वेक्टर्स होंगे, 3 वेक्टर्स होंगे। तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं ये जो आपको मैट्रिक्स दिख रही है ये क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। क्योंकि यहां पर इस पर्टिकुलर केस में आपका क्या हुआ है, जितनी आपकी रैंक है, जितनी आपकी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज है, उतने ही नंबर ऑफ आपके क्या है, वेक्टर्स हैं। अगर आपकी रैंक जो है, अगर आपकी रैंक जो है वो इक्वल नहीं होती है, नॉट का मतलब क्या है, डज नॉट इक्वल। मैं यहां पर किसकी बात कर रही हूं, इसका मतलब है मैं बात कर रही हूं डज नॉट इक्वल नंबर ऑफ गिवन वेक्टर्स। ओके, अगर आपकी रैंक नंबर ऑफ गिवन वेक्टर्स के इक्वल नहीं हुई, देन इट इज कॉल्ड एज लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर। जैसे कि अगर आप ये वाला एग्जाम्पल देखोगे, ये वाला एग्जाम्पल आपको मैं दिखाती हूं, देखिएगा जरा।
हाँ, ये देख लीजिए, यहाँ पर ये क्या है, 3x3 की मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर कितने वेक्टर्स होंगे, 3 होंगे, बट आपकी रैंक कितनी आई है, सिर्फ और सिर्फ 2 आई है, यानी इसका मतलब क्या है, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स जो है वो कम है नंबर ऑफ वेक्टर्स के, ओके, नंबर ऑफ वेक्टर्स के कम है, तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो आपका दिख रहा है आपको, ओके, ये जो आपको दिख रहा है, ये आपका क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर है। ये तो एक मेथड हो गया, विद द हेल्प ऑफ रैंक आप फाइंड आउट कर सकते हो कौन से वेक्टर्स आपके लीनियरली डिपेंडेंट है और कौन से वेक्टर्स आपके लीनियरली इंडिपेंडेंट है। बट देयर इज अ सेकंड मेथड आल्सो जो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। वो मेथड क्या है, आप डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लो, कोई भी मैट्रिक्स दी हुई है उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लो, अगर डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0 है देन we called as linearly independent vector, okay? अगर डिटर्मिनेंट आपका 0 नहीं है तब हम लोग बोलते हैं जितनी भी रो और कॉलम वेक्टर्स आपको दिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको ये कॉलम वेक्टर्स दिख रहे होंगे, यहाँ पर आपको इस तरीके से रो वेक्टर्स दिख रहे होंगे, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। और अगर आपका डिटर्मिनेंट 0 आ गया, ओके, अगर आपका डिटर्मिनेंट 0 आ गया तब हम लोग उसे बोलते हैं लीनियरली डिपेंडेंट, ओके। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट विद द हेल्प ऑफ रैंक भी आप बता सकते हो, और लीनियरली इंडिपेंडेंट लीनियरली डिपेंडेंट विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट की हेल्प से भी आप यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हो, ओके। एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाती हूँ, देखिएगा, बोल रहा है check whether the following vectors are linearly independent or linearly dependent. Li means linearly independent, LD means linearly dependent. तो अगर आपको ये चेक करना है कि ये जो आपको वेक्टर्स दिए हुए हैं x1, x2, x3 ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है, सबसे पहले आप क्या करो, इसकी हेल्प से इसको अरेंज करो, क्या मिलेगा, 1 -4 0, फर्स्ट वेक्टर रख दिया, 2 1 4, ओके, और थर्ड क्या हो जाएगा, -1 3 1। आप क्या करो, इसका डिटर्मिनेंट पहले फाइंड आउट कर लो, क्योंकि डिटर्मिनेंट से ही आपको पता चल जाएगा कि डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है। तो ये हो जाएगा 1 - 3 4 12, ये हो जाएगा +4, ओके, +4 जब आप लोगे तो ये मिलेगा 2 + 4, और यहाँ पर तो 0 है तो ये 0 हो जाएगा, तो ये आपको मिल जाएगा -12 प्लस ये कितना हो गया, 4 + 2 6, 6 4 24, तो आपको ये 12 मिल जाएगा। यानी डिटर्मिनेंट जो आपके पास आया है दैट इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। ये क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाता तब हम क्या बोलते हैं कि ये लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन देखिएगा, बोल रहा है इफ द वेक्टर इन अ रो, ओके, फॉर्म 1 - t 0 0, 1 1 - t 0, 1 1 1 - t आर लीनियरली डिपेंडेंट। अब बोल रहा है कि ये जो तीनों वेक्टर्स आपको दिख रहे हैं ये लीनियरली डिपेंडेंट हैं। अब आपको क्या बताना है, t की वैल्यू बताना है। तो इसने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपसे क्या बोला, इसने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बोला है कि आप क्या करो, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करो। और जब मैंने आपसे बोल दिया कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है तो इसका मतलब क्या है, डिटर्मिनेंट इक्वल किसके हो जाएगा, 0 के हो जाएगा। क्योंकि इंडिपेंडेंट के केस में डिटर्मिनेंट 0 नहीं है और डिपेंडेंट के केस में डिटर्मिनेंट 0 है। तो यहां पर आपको क्या करना है, 1 - t 0 0, 1 1 - t 0, 1 1 1 - t, ओके। इसका डिटर्मिनेंट उठा के 0 कर देंगे, एक इक्वेशन बन जाएगी इन टर्म्स ऑफ t, जहां पर आप t की वैल्यू निकाल सकते हो। तो 1 - t जब आप लोगे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, 1 - t का होल स्क्वायर -0, बाकी ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो आपको मिल जाएगा 1 - t का होल क्यूब इज इक्वल टू 0। तो यहां से t की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी। दैट इज योर फाइनल आंसर, ओके। तो आपने देखा कि किस तरीके से हमने रैंक को फाइंड आउट करा और किस तरीके से मैंने आपको बताया कि लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हम लोग किस तरीके से बताते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ रैंक भी आप बता सकते हो और इन टर्म्स ऑफ डिटर्मिनेंट भी आप बता सकते हो। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इससे रिलेटेड और क्वेश्चन कराऊंगी और नेक्स्ट वीडियो में ऐसा करेंगे कि अभी तक जितना भी पढ़ रखा है सबको मर्ज करके गेट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ताकि प्रीवियसली जितना पढ़ रखा है उसका रिवीजन भी हो जाए और कुछ अच्छे क्वेश्चन भी हम लोग साथ में मिलकर सॉल्व कर सकें। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जितना भी पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे।